तो यहाँ पे मैं ये नहीं मानूंगी कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो काबिलियत में कहीं भी हम लोगों से या किसी से भी कम। काबिलियत उन लोगों की बिल्कुल बराबर है, इसी वजह से वो प्रीलिम्स क्लियर करे, मेंस क्लियर करे, इंटरव्यू तक आए। लेकिन रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। तो गाने को लोग ऐसे देखते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं इस गाने को ऐसे देखता हूँ कि रुक जाना नहीं तू कहीं जीत के। तो आप अगर जीत जाए जिसको आप समझ रहे हैं कि आपकी जीत है, तो उसको भी जीत को ठीक है आप खुशी मनाइए उस जीत की, लेकिन रुक मत चाहिए उस जीत से। तो हाँ, घर के काम भी इस तरीके के होते हैं कि कुछ चीज़ें होती है जो आपको फिज़िकली सिर्फ काम करना है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे रोटी बनाना है, तो रोटी बनाने में आपको दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, आप उस समय अपना फ़ोन लगाइए और सुनते रहिए, तो आपकी पढ़ाई होती रहेगी। तो इस तरीके नहीं आ सकते हैं, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वजह से ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप MBBS क्लियर नहीं कर सकते हैं, रैंक नहीं होल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि यू हैव टू बी इन इंदौर फॉर क्लियरिंग MBBS। एक क्वेश्चन और था कि और आना और कोचिंग का गाइडेंस लेना, ये दोनों चीज़ में डिफरेंस है। आप घर पे रह के भी कोचिंग का गाइडेंस ले सकते हो, और प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम गाइडेंस को नहीं नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, गाइडेंस का मतलब ये नहीं कि आप इंदौर ही आ जाएँ। तो हाँ, घर पे रह अंडर कॉन्फिडेंट वहाँ नहीं होना चाहिए। तो आप ये चीज़ को ध्यान रखें कि आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है, मेंस क्लियर किया है, आप इतने लंबे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो आप उस चीज़ के लिए खुश हो सकते हो। उसके लिए अवंधति प्रधान नाम है मेरा। अवंधति का मतलब है, अवन का मतलब होता है प्रसन्नता और संतोष, और धति का मतलब होता है उसे धारण करने वाली व्यक्ति। तो प्रसन्नता और संतोष जो धारण करती है वो है अवंधति। और मेरा जो मेन इंटरव्यू, मतलब लोगों को रहता था कन्फ्यूजन कि भाई इतना समय हो गया ग्रेजुएशन का, नहीं हो पा रहा है क्या, या इस तरीके की चीज़ें, लेकिन मुझ तक वो बातें कभी आ नहीं पाई। मेरे पेरेंट्स और मेरे कज़न्स और फ्रेंड्स, ये लोग मेरे लिए वो क्या है, गार्डिंग पीपल रहे हैं हमेशा। तो वो लोग ये सारी चीज़ें वही लोग हैंडल कर लेते थे। उन लोगों तक ज़रूर ये बातें जाती थी कि अवन का क्या चल रहा है, लेकिन अवन तक बातें नहीं आती थी और वो लोग वही आया। उन लोगों को तो मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, मतलब मैं एक घड़ी कन्फ्यूजन में थी कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो उन लोगों को बिल्कुल था कि नहीं हो जाएगा, हमने देखा है आपको मेहनत करते हुए, तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और अगर फिर और बहुत ज़्यादा ख़राब मार्क्स आए थे, तो पार्ट वाइज एग्ज़ाम था वो 150 का, और उसमें मेरे मार्क्स थे 45। और ये था कि मेरा क्वेश्चन छूटे थे, 11 मार्कर भी 2 छूटे थे, और इधर जो ये 5 मार्कर्स थे ये भी 2 से 3 छूटे थे। तो मैं एग्ज़ाम भी पूरा नहीं कर पा रही थी, और जो मैं क्वेश्चन पर है काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत आती है थर्ड पेपर में। मेन थर्ड पेपर का कैसे तैयार किया था? एक्चुअली इस वजह से मुझे काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करनी पड़ी कि मैं ये अनलिमिटेड सिलेबस, मतलब एवरीथिंग अंडर द सन सिलेबस के अंदर है, तो उसको मैं कैसे अप्रोच करूं, और कई चीज़ों को, ज़्यादातर चीज़ों को मैं फ़र्स्ट टाइम पढ़ रही थी, तो उसे कैसे याद करूं। एवरीवन, मेरा नाम कुमार अर्जुन यादव है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल तो कुमार अर्जुन PSC वाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आज फिर आपके सामने लेके आए हैं नया संघर्ष, नई कहानी, जिसमें हमारे सामने DSP मैम है, अवंधति मैम है, जिनका सिलेक्शन DSP के पद पर हुआ है। तो मैम से जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, क्या स्ट्रेटजी फॉलो की है मैम ने, सारा हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैम को फर्स्ट फॉर कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा कि पहले ही अटैम्प्ट में मैम ने DSP के पद पर हासिल किया है। तो मैम को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा। सबसे पहले मैम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे मैम। जी, जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम अवंधति प्रधान है। मैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट की आमला तहसील से बिलोंग करती हूँ। इस साल मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था MPBSC 2020 में, मुझे DSP की पोस्ट मिली है। ग्रेजुएशन बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैंने ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर से कंप्लीट किया है। 2019 पास आउट हूँ मैं। और स्कूलिंग की बात करें तो जहाँ से मैं हूँ, आमला तहसील बैतूल की, वहाँ केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन आमला, वहाँ से मैंने फर्स्ट टू 12th मेरा स्कूलिंग कंप्लीट किया है। मैम, जैसे सिविल सर्विसेज का आपने चुनाव कैसे किया कि मुझे सिविल सर्विसेज ही करना है, या फिर और भी कोई ऑप्शन हो सकता था? कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली कि सिविल सर्विसेज में ही जाना है मुझे? एक्चुअली ग्रेजुएशन के दौरान जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, उस टाइम पे मैं कैरियर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही थी कि एक्चुअली मैं फिगर आउट कर पाऊँ कि मेरे इंटरेस्ट क्या हैं, प्रोफेशनल इंटरेस्ट क्या होंगे, किस फील्ड में मैं काम करना पसंद कर पाऊँगी, क्या फील्ड्स होती हैं, वो ऑप्शंस भी जान पाना, ये सारी चीज़ें चल रही थी उस समय। तो उस समय मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चला। मेरे फैमिली में कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिशियल्स हैं जो वर्किंग हैं, तो फिर वहाँ से मुझे और डिटेल में पता चला इस फील्ड के बारे में, किस तरीके से काम करने का मौका मिलता है, कितनी डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं खुद को ग्रो करने के लिए, सोसाइटी को ग्रो करने के लिए। तो उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया। तो फिर ग्रेजुएशन के समय में मैंने
इवेंचुअली डिसीजन लिया कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रिपेयर करूँगी। मैम अब जानना चाहूँगा जो सिविल सर्विस की जर्नी है इसमें कई सारे उतार आते हैं, कई सारे चढ़ाव आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम गिव अप कर दें। तो आपकी जर्नी जो कैसी रही सिविल सर्विसेज के दौरान, पूरी जर्नी जानना चाहेंगे। जी, MPPSC की जर्नी जो मेरी स्टार्ट हुई MPPSC 2020 की, तो उससे पहले मैंने कोचिंग लिया है। मैंने 2019 में पास आउट करने के बाद इंदौर में आ गई थी 2 महीने बाद, और मैंने कोचिंग ज्वाइन की PS अकेडमी। वहाँ पे उस समय चल रहा था MPPSC 2020 का कोर्स चल रहा था, तो उस कोर्स को मैंने पढ़ा था। मेनली मेंस को टारगेट करते हुए पढ़ाया जा रहा था। मैं 6 महीना वहाँ पढ़ाई की, जिसमें मैं मेंस की आंसर राइटिंग काफ़ी अच्छे से सीख पाई वहाँ पे, और थोड़ा सिलेबस का एक्सपोजर मिल गया मुझको उस महीने में, उतने टाइम में। उसके बाद फिर वो लॉकडाउन लग गया, हम लोग घर चले गए, और फिर ऑनलाइन उस टाइम पे चल नहीं रही थी कोचिंग क्लासेस, तो वहाँ पे थोड़ी पढ़ाई मैंने MPPSC की थोड़ी बंद सी हो गई थी। और 1 साल करीब मैंने थोड़ा इन जनरल थोड़ा बहुत पढ़ाई वगैरह ये सब चल रहा था। और MPPSC 2020 जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसके लिए प्रिपरेशन मैं बात करूँ तो 28 दिसंबर 2020 को वैकेंसी आई थी, और मैंने 22 दिसंबर 2020 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे आइडिया था कि मतलब बातें चल रही थी कि वैकेंसी आने वाली है। तो मैंने 5-6 दिन पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो ये काफ़ी छोटा टाइम पीरियड रहा कि सिलेबस मेरा 2020 से 2019 का एक्सपोजर रहा था मेरा। तो ये सिलेबस को पढ़ना और फिर प्रीलिम्स के लिए प्रॉपर्ली तैयारी करना, वो सारी चीज़ें शायद वैकेंसी से ही स्टार्ट हुई थी मेरी। और 18 मार्च 2021 को प्रीलिम्स की डेट थी, जो 2 महीना मतलब 2 बार पोस्टपोन हुई थी। तो इस वजह से मुझे थोड़ा मार्जिन मिल गया, और मेरी 4-4.5 महीने की तैयारी हुई प्रीलिम्स से पहले की, और उस तैयारी से मैंने प्रीलिम्स दिया एंड फॉर्चुनेटली क्लियर हुआ। तो काफ़ी टाइम कंस्ट्रेंट्स रहा एग्ज़ाम में, कैसे उसका पोटेंशियली इस्तेमाल करूँ कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो एक चैलेंज था जिसको मैं थोड़ा स्ट्रैटेजिकली अप्रोच करी, और सक्सेस भी हो पाया। तो मैं काफ़ी फॉर्चुनेट रही उस चीज़ के लिए। मैम जैसे आपका मैं बताना चाहूँगा मैम का इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश मीडियम में काफ़ी सारे स्टूडेंट को संशय रहता है कि सोर्सेज का चुनाव कैसे करें, तो खास करके मेंस का। तो आपने मेंस की कौन कौन सी बुक्स फॉलो किए, कौन से नोट्स फॉलो किए, आप थोड़ा सा बताएंगे। उस हिसाब से स्टूडेंट काफ़ी अच्छी तरीके से कम लिमिटेड सोर्स में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। जी, एक्चुअली सबसे पहले तो इंग्लिश मीडियम के सोर्सेज के बारे में मैं ये बच्चों को पहले जिनका मीडियम इंग्लिश है उन्हें ये क्लियर कर दूं कि आप ये इस चीज़ के लिए रिजिड ना रहें कि मेरा मीडियम इंग्लिश है तो मैं सारा मटेरियल इंग्लिश का पढूं। आप तो 1 या 2 महीने का समय लगता है हिंदी के साथ कंफर्टेबल होने के लिए, और उसके बाद आप ट्रांसलेशंस काफ़ी इजीली कर पाते हैं। तो आप हिंदी के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाइए, क्योंकि कुछ मटेरियल आपको डिस्क्रीट फॉर्म में हिंदी का पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इंग्लिश मीडियम के लिए रिजिड रहे या एडमेंट रहे कि मुझे इंग्लिश मीडियम का पढ़ना है, तो आप मटेरियल से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करे रहेंगे, इन्फॉर्मेशन से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करे रहेंगे। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हिंदी के साथ आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाए, और पर्टिकुलरली MP का जो स्टडी मटेरियल है वो आप हिंदी का स्टडी मटेरियल अगर इस्तेमाल करें प्रिपरेशन के लिए, तो मैं बोलूँगी वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। मैंने हिंदी मीडियम के मटेरियल को अप्रोच किया था। मैंने पुणेकर पढ़ी है जो थ्योरी वाली है, और उसके बाद पुणेकर की ही क्वेश्चन बैंक आती है, उसको मैंने पूरा सॉल्व किया है। और ये दोनों चीज़ों का मैंने कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन किया है। तो यहाँ से मेरी MP की एक प्रॉपर तैयारी हो गई थी। इसके अलावा मैं कुछ मटेरियल्स और रेफ़र करती थी, लेकिन वो ऐसा होता था कि टॉपिक वाइज अगर मुझे नहीं मिल पा रहा है तो मैं वो टॉपिक को सर्च करके या किसी और बुक्स में देखती थी। बाकी MP का मेनली मेरा हिंदी का मटेरियल रहा, जो पुणेकर का क्वेश्चन बैंक और थ्योरी वाली बुक है। इसके अलावा जो इंग्लिश का मटेरियल है उसमें कुछ कोचिंग्स के नोट्स हैं, और कुछ जो स्टैंडर्ड बुक्स है, जैसे मैं अगर सब्जेक्ट वाइज बात कर लूँ आपसे, तो ज्योग्राफी के लिए बर्नवाल की इंग्लिश मीडियम की बुक आती है, वो बहुत अच्छी है, उसमें आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाता है। उसके अलावा जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स घटना चक्र है हम लोगों के इंग्लिश मीडियम के घटना चक्र, उसमें काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिए हुए हैं कुछ टॉपिक शुरुआती वर्ल्ड हिस्ट्री के। तो आप वहाँ से जैसे माउंटेन्स ऑफ वर्ल्ड, रिवर्स और ग्लेशियर्स, ये सारी चीज़ें उसमें आप घटना चक्र से देखिए। तो ज्योग्राफी का वहाँ से मटेरियल, बर्नवाल से मटेरियल, और उसके बाद जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं हम लोगों के, बर्नवाल से कंप्लीट करिए, वो भी आपको बर्नवाल में मिल जाएगा। और जो रिमोट सेंसिंग और GIS और GPS है, ये तीनों गूगल करने पे उसका कंटेंट मिल जाएगा। हिस्ट्री के लिए MP की हिस्ट्री प्रॉपर
पुणेकर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लीजिए। उसके दूसरे पब्लिकेशंस के लिए नहीं जाइए, आप हिंदी की पुणेकर पढ़िए और उसके बाद उसको ट्रांसलेट कर लिए और अपने नोट्स बनाइए। एमपी हिस्ट्री वहाँ से होगा। जो वर्ल्ड हिस्ट्री है और जो इंडियन हिस्ट्री है, ये दोनों मैंने वैसे तो मैं प्रीलिम्स में पढ़ाई करके फैक्ट्स क्लियर कर ली थी और वो मैंने क्लियर किए थे घटना चक्र इंग्लिश मीडियम के, जो हिस्ट्री के घटना चक्र है वहाँ से। और जब आंसर राइटिंग की बात आई थी तो मैंने निर्माण IAS की इंग्लिश मीडियम की बुक है एंशिएंट मिडिवल, ये दोनों मैंने वहाँ से। और मॉडर्न हिस्ट्री का भी, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने निर्माण की बुक नहीं ली है, वो मैंने घटना चक्र का जो डिटेल में क्वेश्चन बैंक्स हैं वहीं से मैंने नोट्स बनाए थे मॉडर्न हिस्ट्री के। तो मॉडर्न हिस्ट्री वहाँ से कंप्लीट हुई। और डायनेस्टीज़ के लिए अगेन निर्माण IAS की बुक है। अच्छा, जो थर्ड पेपर, मेरी उसके लिए इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव तैयारी नहीं रही क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग रहा था, तो साइंस के लिए मुझे थोड़ा मेहनत कम करनी पड़ी। मेहनत ज़रूर करनी पड़ी क्योंकि रिवीजन सारी चीज़ों का करना था, लेकिन पहले मैं पढ़ चुकी थी तो वो थोड़ा आसान रहा। लेकिन क्योंकि मैं पढ़ चुकी थी उसके बाद भी मैंने रेफ़र किया NCERTs को। आप 9th की NCERT 10th की NCERT पढ़ें, उसमें आपका फ़िज़िक्स उससे क्लियर होगा, केमिस्ट्री भी उससे क्लियर हो जाएगा। और मैथ्स के लिए आप डिस्क्रीट फॉर्म में वो टॉपिक को गूगल करके सर्च करिए, जैसे वेरिएंस है और स्टैंडर्ड डेविएशन है, इस तरीके की जो डेफिनेशंस हैं ये सारी चीज़ें, या और जो हम लोगों की सैम्पलिंग की टेक्निक्स का टॉपिक है उसमें, तो वो सारी को गूगल करके उसका जो थियोरेटिकल पार्ट है उसको आप पढ़ लीजिए। और यूट्यूब पे वीडियोस डली हुई हैं 5-10 मिनट की, जिसमें वो क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। आप वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे तो आपका मैथ्स थोड़ा वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मेरे इतना एक्सटेंसिव तैयारी नहीं रही तो मैं सॉलिड सोर्सेज नहीं बता पाऊँगी कि आप कहाँ से पढ़ें। तो बेसिकली अप्रोच ये रहा कि आप NCERT देख लीजिए फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए आप देख लीजिए ये टॉपिक्स, डायरेक्ट गूगल करके डेफिनेशंस निकालिए और क्वेश्चंस सॉल्व करने का जो है वो यूट्यूब पे कुछ क्वेश्चंस डले हुए तो उससे आप देख सकते हैं। और बायोलॉजी की बात है तो वो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बायो के लिए आप घटना चक्र है साइंस की इंग्लिश मीडियम की, उसको आप पढ़िए प्रीलिम्स के दौरान और उसके कुछ नोट्स बना लीजिए मेंस का सिलेबस देखते हुए, पैरेलली नोट्स बना लीजिए और उसके बाद थोड़ा बहुत NCERT से मिल जाएगा। तो जैसे नोट्स की बात करें तो नोट्स आपने सेल्फ प्रिपेयर किए थे या नोट्स सेल्फ प्रिपेयर किए हैं? क्या तरीका था आपका बनाने का नोट्स? मतलब एक अगर कोई एस्पिरेंट है जो अभी सिविल सर्विसेज में आया है, मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको नोट्स कैसे प्रिपेयर करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मैं मानती हूँ कि जो एक टॉपिक होता है उसके नोट्स ना आधे पेज से ज़्यादा लंबे आपको बनाने नहीं चाहिए। पहली बात तो ये अप्रोच होना चाहिए कि आपको उसको बहुत ज़्यादा कंसाइज़ करना है उस मटेरियल को। उसके बाद आप थोड़ा फ्लो, वहीं पे जब आप नोट्स बना रहे हो उसमें ही आप अपना फ्लो चार्ट के थ्रू, टेबल्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू वो नोट्स को बनाने की कोशिश करिए ताकि आपके हैबिट में आ जाए कि आपके पास कोई कंटेंट है या कुछ आइडिया है तो उसको आप टेबल फॉर्म में या फिर मैप के फॉर्म में कैसे उसको तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप नोट्स में वो सारी चीज़ें वहाँ इस्तेमाल करते रहिए और उसी से छोटे भी बन पाएंगे नोट्स और उसी से आपका अप्रोच भी थोड़ा क्लियर हो पाएगा कि मेंस में जब आपके पास ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आपने कभी पहले अप्रोच नहीं करे तो उसको भी आप काफ़ी अच्छी तरीके से अप्रोच कर पाएंगे। तो नोट्स में थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिए, कंसाइज रखें, मैप्स बनाएं, टेबल्स बनाएं। बात करते हैं मेंस में 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर, इनका क्या तरीका था आपका लिखने का? किस टाइप से आपको एक आइडियल आंसर होना चाहिए जो अभी आयोग की डिमांड है? देखिए, मेंस के लिए बात करें तो जो 3 मार्कर्स थे उसके मुझे आइडिया था कि 3 मार्कर्स काफ़ी एक्सटेंसिव आते हैं, काफ़ी डीप में 3 मार्कर्स पूछे जाते हैं। तो वो मैं जब प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रही थी तो उस समय मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी और जब भी इस तरीके की कोई भी चीज़ आती है जो बहुत ज़्यादा टिपिकल है, जिसकी डेफिनेशन है, कॉन्टेक्स्ट जिसका है किसी कीवर्ड का, तो उसका मैं 3 मार्कर लिख लेती थी। तो वो आप प्रीलिम्स के समय आपकी ये तैयारी होनी चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, उससे आप आपका 3 मार्कर लिख लें। और जब भी आप नोट्स बनाएं या फिर इस तरीके की कोई प्रैक्टिस करें तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि 3 मार्कर लिखने हैं तो प्रॉपर वर्ड लिमिट में 3 मार्कर एंड टाइम लिमिट में 3 मार्कर, ये और यही चीज़ 5 मार्कर के साथ भी और 11 मार्कर के साथ भी, कि आप कभी भी कोई चीज़ ऐसे लेंदी वे में नहीं बनाएं। जो आपको एग्जाम में इस्तेमाल करना है बिल्कुल उसी तरीके से 3 मार्कर लिख रहे हैं तो प्रॉपर उसी वर्ड लिमिट के अंदर उसको क्रॉस नहीं करें और टाइम लिमिट के अंदर लिखें। इस तरीके से अप्रोच करें तो आपकी थोड़ी हैबिट में चीज़ें आनी चाहिए। बात यही है कि आपको सीखना नहीं है, सीखने का एक्चुअली मतलब है उनका कि आपको आपके सिस्टम में आ जाए वो फॉर्मेट जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो आप अगर एग्जाम अपने नोट्स ही उस तरीके से बनाएंगे तो आपके लिए में टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किया था क्या? टेस्ट सीरीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है टेस्ट सीरीज़ एक्चुअली, क्योंकि जो हम लोग एग्ज़ाम में करने वाले हैं उसकी प्रैक्टिस हम लोग 1 से 2 महीना यहाँ पे कर लेते हैं।
तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इवन पूरी प्रोसीजर के लिए। मैंने टेस्ट सीरीज़ दी थी, महात्मा गांधी की टेस्ट सीरीज़ दी थी मैंने, और मेरे पास उस टाइम ये लग्जरी नहीं थी कि मैं इंदौर आके टेस्ट सीरीज़ दे पाऊँ, तो मैंने वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ दी थी। तो कई लोगों के पास ये रहता है कि भाई इंदौर जाना ही है, इंदौर जाके ही हो पाएगा, तो नहीं, अगर आपके पास कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं ऐसे कि आप नहीं जा पाएँ तो आप इस तरीके के कोर्स लेके घर से भी मेंस की टेस्ट सीरीज़ जैसी चीज़ भी आप घर से दे सकते हैं। तो पढ़ाई तो घर पे हो ही सकती है, तो वही है, टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दीजिए। और अपने जो टेस्ट सीरीज़ का इवैल्यूएशन आता है उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप हर पूरी तैयारी को छोड़ के सबसे पहले ये है कि आपने जो वहाँ करके आए हो उसको आप एनालाइज ढंग से कर पा रहे हो और उसको नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर पा रहे हो। इस चीज़ पे थोड़ा मेहनत करना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज़ से अगर ये चीज़ें कर पाएँ तो हम लोगों का बेनिफिशियल रहेगी टेस्ट। अगर आपको याद हो, जैसे आपने फर्स्ट टेस्ट दिया होगा टेस्ट सीरीज में, तो क्या क्या स्कोर रहता था मतलब स्टार्टिंग में आपका? मैं याद कर पा रही हूँ, मैंने जो फर्स्ट टेस्ट दिया था वो मैं BS अकेडमी में दिया था मैंने, और उस टाइम पे मेरा स्कोर लिख रही थी, उसका भी तरीका पॉइंट वाइज नहीं था, मैं थोड़ा थ्योरी में लिख रही थी, डायग्राम्स नहीं इस्तेमाल कर पा रही थी, 3 मार्कर्स भी ठीक से अप्रोच नहीं कर पा रही थी। तो ये सारी चीज़ें थी। शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा कम नंबर रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्करेजिंग वो एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं और हमको लगता है कि हम में कुछ काबिलियत ही नहीं है। इस वजह से हम लोग बिल्कुल पहले एग्ज़ाम में इतना बुरा परफॉर्म कर रहे, इतना पढ़ने के बाद। लगभग कितने टाइम में आपका एक अच्छा स्कोर आने लगा था, मतलब कि हाँ आप अच्छे से बन रहे हैं, अच्छे से नंबर भी मिल रहे हैं? इसके लिए मुझको 2, ढाई, 3 महीने का समय लग गया था। एवरेज अगर 2-3 महीने अगर किसी एस्पिरेंट ने मेहनत कर ली मेंस पे, तो वो एक अच्छा स्कोर लिख पाएगा टाइम मैनेजमेंट के साथ। आपके लिए अच्छा स्कोर का स्टैंडर्ड ये होना चाहिए कि आप सारे एग्ज़ाम्स में अबव एवरेज परफॉर्म करना स्टार्ट कर दें और आपका एग्ज़ाम पेपर कंप्लीट होने लगे। अगर ये 2 चीज़ें होने लग रही हैं, इसका मतलब है कि आप जो ये प्रिपरेशन कर रहे हो मेंस के लिए, ये सही डायरेक्शन में जा रही है। इसके बाद आपको सिर्फ पॉलिशिंग का काम करना है। तो ये है कि आप 1.5 से 2 महीना ये सारे सब्जेक्ट्स पे मेहनत इस तरीके से करिए कि आपका पेपर कंप्लीट होने लगे और एक अबव एवरेज मार्क्स आने लगे। फिर आप उसको इम्प्रूव करते जाइए, हर एग्ज़ाम के साथ फिर इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये चीज़ एनालिसिस। आपको उम्मीद थी मैम कि आपका जो मेंस दे के आए थे कि आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा, उसके बाद आप इंटरव्यू दे के आए, तो फिर आपको लगा था कि मेरा नाम लिस्ट में होगा या फिर मुझे DSP की पोस्ट मिलेगी? नहीं, एक्चुअली उम्मीद मुझे नहीं थी, पहला अटेम्प्ट था और मैं जान रही थी कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं और मुझसे काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं। तो मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं था कि मेरा मेंस भी क्लियर हो पाएगा, और क्योंकि सिलेबस नया था, पेपर्स किस तरीके से चेक होने वाले, पैटर्न लिखने का नया था, तो मुझको कोई आइडिया नहीं था कि इवैल्यूएशन कैसे होगा और मैं कर पाऊँगी क्या। पर हाँ, जब मेंस क्लियर हुआ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, शायद अप्रोच ठीक है और अगर मैं थोड़ी मेहनत करूँ तो शायद इंटरव्यू क्वालिफाई करके मैं लिस्ट में नाम देख पाऊँगी। तो हाँ, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल गया, एक रिज़ल्ट आ गया तो मेंस का। लेकिन हाँ, उम्मीद नहीं मैं सोच पा रहा हूँ जहाँ तक कि 9 जून को रिज़ल्ट आया था, ये पहले जो आपकी फैमिली है या सोसाइटी है, क्या तरीका था उनका उसके पहले आपके प्रति रवैया, और सिलेक्शन के बाद क्या था, क्या बदलाव हुआ? नहीं, मैं फैमिली में इस तरीके का कोई रवैया मुझे बदलता हुआ नज़र नहीं आया। कहीं भी होता है तो कोई बात नहीं है, हमें पता है कि आप मेहनत कर रहे हो, इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो और अगली बार, कभी ना कभी तो होगा और मेहनत बस जारी रखनी है। तो वो काफ़ी मोटिवेटेड रखते थे वो लोग। और फिर हाँ, जब रिज़ल्ट आ गया तब तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, तो रवैया बदलने की बात नहीं थी, सब लोग और ज़्यादा खुश हो गए मेरे लिए, बस यही था। नहीं, लेकिन एक्चुअली कभी रहता है ना कि आसपास के जो पड़ोसी रहते हैं कि बोलते रहते हैं, मतलब ताने देते रहते हैं, होता ही है नॉर्मली कि यार इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ सिलेक्शन के बाद वो रहता है ना कि सिलेक्शन के पहले उनका कुछ और ही था बात करने का, और सिलेक्शन हो गया तो फिर अलग ही उनके कॉल मैसेज वगैरह ऐसा कुछ। नहीं, एक्चुअली सिलेक्शन से पहले हाँ, क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं कि भाई इतना समय हो गया ग्रेजुएशन का, एक तो हम लोगों के प्रोसीजर में ही 3 साल लगा इस बार के वैकेंसीज़ के लिए। तो हाँ, कुछ लोगों की उनसे डील कर लेते थे और मुझे हमेशा ये लोग जो बातें मुझ तक आती थी वो ये थी कि मोटिवेटिंग बातें आती थी कि भाई तुम्हें तो करना है, तुम्हारा तो हो रहा है, तुम बहुत मेहनत कर रही हो। तो मुझ तक वो बातें नहीं आ पाई। वो लोग ज़रूर जानते हैं और उन लोगों ने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को स्क्रीन करके रखा कि ये तो मेरे तक नहीं आ पाए, और इसी वजह से शायद मैं कर पाई। तो एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, मैंने आपका नाम फर्स्ट बार सुना है, हो सकता
किसी ने सुना हो, लेकिन इसके बारे में बताओ मुझे कि आपके नाम का कुछ, अगर इंटरव्यू में भी पूछा होगा कि आपके नाम का मतलब क्या है, पूछते हैं। बेसिकली सारे इंटरव्यूज़ जो मॉक इंटरव्यूज़ भी मैंने दिए वो इसी बात से स्टार्ट होते हैं कि आपका नाम का मतलब बताइए। तो थोड़ा हाँ, नाम यूनिक है। मेरे था उसमें भी मुझसे यही क्वेश्चन पूछा गया था सबसे पहले कि आपके नाम का मतलब बताइए, और मैंने ये मेरे नाम का मतलब बताया था। फिर उन्होंने बोला था अरुंधति भी नाम होता है जो हम लोग यूजुअली सुनते हैं, अवंधति तो नहीं सुनते लेकिन अरुंधति सुनते, तो उसका मीनिंग क्या होता है उन्होंने पूछा था। तो अरुंधति वैसे तो हम लोगों की मतलब माइथोलॉजिकल कैरेक्टर हैं एक, कि हम लोगों के एक सप्तऋषि में से एक ऋषि थे, उनकी वाइफ का नाम अरुंधति था। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, जैसे आपने अवंधति का मीनिंग बताया कि अवन का मतलब ये और धति का मतलब ये, तो इस तरीके से अरुंधति का मीनिंग बताइए। तो फिर मैंने उन्हें आंसर किया था कि सर अरुण का मतलब होता है सूरज, और धति का मतलब धारण करने वाली, तो सूरज जैसा तेज धारण करने वाली व्यक्ति को हम अरुंधति कह सकते हैं। तो इस तरीके का थोड़ा डिस्कशन। इंटरव्यू की बात करूँ तो आपके हिसाब से किस टाइप से प्रिपेयर करना चाहिए इंटरव्यू के लिए? जी, इंटरव्यू के लिए सबसे पहली बात तो हम लोगों को जो बेसिक इंटरैक्शन है, 1-to-1 इंटरैक्शन, उसको हमको इम्प्रूव करना है, क्योंकि वही होने वाला है वहाँ जाके। तो हम लोग बेसिकली हम लोग आसपास जिन लोगों से बात करें उनसे थोड़ा सा फॉर्मल वे में बात करने की कोशिश हमारी स्टार्ट हो जानी चाहिए। मेंस की बात से हम लोगों को यही रहना चाहिए कि हम लोग जब किसी से बात करें 1-to-1, तो हम लोग थोड़ा फॉर्मल वे में बात करें, थोड़ा हमारा बॉडी लैंग्वेज को ध्यान रखते हुए बात करें, हमारे वर्ड्स को ध्यान रखते हुए बात करें। तो वो सारी चीज़ें हम लोग मेंस की बात से स्टार्ट कर दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद है कि हम कुछ मॉक इंटरव्यूज़ दे दें, जो हम लोगों को वहाँ से रिव्यूज़ मिलते हैं उन्हें प्रॉपरली हम लोग उन पर काम कर लें, और कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखें। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस वहाँ नहीं दिखे, बस ये चीज़ है। वैसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, वहाँ अंडर कॉन्फिडेंस दिखता है, या तो कॉन्फिडेंस दिखता है या अंडर कॉन्फिडेंस। तो अंडर कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में चला जाता है हम लोगों का। कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो, तो वहाँ से आप अपने कॉन्फिडेंस का सोर्स ले सकते हैं। बाकी हाँ, कॉन्फिडेंट रहिए, अपने आप को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करिए, और फिर पैनल भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उस इतने में आपका इंटरव्यू। MPPSC के प्रिपेयर के लिए क्या इंदौर आना कंपलसरी है या घर बैठे भी कर सकते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। इंदौर आना हम लोगों को एस्पिरेंट्स जो उन्हें ये चीज़ एक समझनी चाहिए कि इंदौर के प्रिपरेशन बिल्कुल पॉसिबल है। मेरी मेजरली प्रिपरेशन जो है वो घर से हुई है, क्योंकि मेरे पास वो लग्जरी नहीं थी कि मैं यहाँ आ पाऊँ। मेरी मम्मी एक्चुअली उनका ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी हुई है, तो उस वजह से उनका लेफ़्ट साइड पैरालाइज्ड है। तो मैं और मेरी एक छोटी बहन है, तो हम दोनों में से किसी एक को घर पे रहना रहता है। तो मेरी बहन का फाइनल ईयर ग्रेजुएशन था, तो वो नहीं रह सकती थी, तो इस वजह से मुझे घर पे रहना था, तो मैं इंदौर नहीं आ पाई, और मेरा सारा प्रिपरेशन मैंने मेजरली घर से किया। तो हाँ, घर से रह के बिल्कुल प्रिपरेशन हो सकती है। गाइडेंस मैं कोचिंग का ज़रूर ले रही थी कि किस तरीके से अप्रोच करना है आंसर्स को, इस तरीके की चीज़ें, टेस्ट सीरीज़ लगाना, ये सारी चीज़ें तो वो करते रहिए। लेकिन हाँ, इंदौर आना अगर आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं और आप नहीं। आपकी जो सफलता है DSP तक बनने का, इसमें सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? इसके सबसे बड़ा श्रेय तो मेरे को लगता है कि मेरे पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मेरी घर से प्रिपरेशन हुए, इस वजह से उन लोगों का सपोर्ट एक अलग लेवल पे था मेरे लिए। क्योंकि ना सिर्फ कि वो लोग मुझे मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेटेड रख रहे हैं, बल्कि वो अपने शेड्यूल्स को भी मेरे हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं, और जितना हो सक रहा है मुझको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मम्मी की इस तरीके की हालत होने के बाद भी वो घर का काम संभालना, छोटी बहन भी काफ़ी समय घर पे साथ में रही, उसने कामों को संभाला, मुझ तक काफ़ी ज़्यादा काम नहीं आ पाए। और फिर जो थोड़ा बहुत रहता था जो हाँ कि मुझे करना ही पड़ेगा, तो फिर मैं वो करते हुए प्रिपरेशन करना कर पाऊँ, ये मेरा रहता था। जैसे इसको कंस्ट्रक्टिव वे में देख सकते हैं कि घर पे मुझे बर्तन धुलने रहते थे, रात के बर्तन मैं धुला करती थी। तो मेरा था कि अगर मैं बर्तन धुल रही हूँ तो मैं मेरा फ़ोन में करंट अफेयर्स लगा लेती थी, जो मंथली कंपाइलेशंस आते हैं यूट्यूब पे, तो वो मैं लगा लेती थी, और मेरा जब बर्तन धुल रहे हैं तो मैं वो करंट अफेयर कंप्लीट करती थी। तो वो मेरा शेड्यूल बन गया था रोज़ का। तो अगर मैं किसी दिन बर्तन नहीं धुल रही तो मेरा उस दिन करंट अफेयर भी नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ है कि अगर आपके पास ये कंस्ट्रेन है कि आपको कुछ और काम कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से कुछ मैनेज कर सकें तो आप उसको भी इफेक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकते हैं अगर आप कहीं और एंगेज हो रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें अगर लड़कियां कहीं रहती हैं जिन लोगों के पास ये नहीं रहता है कि वो आ सकती हैं इंदौर या ऐसे कुछ, तो आप घर पे रह के प्रिपेयर करिए। मैं क्योंकि करी हूँ तो मैं आपको बताऊँगी कि आपकी चीज़ें, मैं भी इस तरीके के कामों में एंगेज होती थी जिसमें मुझे दिमाग उसमें नहीं लगाना है, तो मैं अपना काम कर रही हूँ और मैं पढ़ पा रही हूँ। तो इस तरीके से आप मैनेज करिए, जो भी सिचुएशन है उसको डील करिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है आपके पीछे, तो आप उनको लेट डाउन नहीं कर सकते। तो आप
कंस्ट्रेंट्स को डील करते रहिए और शायद वो कंस्ट्रेंट्स आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। मुझे लगता है कि मैंने जो भी चीज़ें फेस की उस वजह से मैं और बेहतर परफॉर्म कर पाई और शायद फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन भी लेने के पीछे वही चीज़ें थी कि मेरे को इतना मोटिवेट किया उन सारे आपको चैलेंजेस लगता है आप सफल हैं या फिर और भी आगे बढ़ना चाहेंगे? में। इसके लिए मैं रिसेंटली मेरे जीएचई से मिली थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। वो सिविल सर्जन है बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि गाना है वो कि हाँ वो एक जीत हो सकती है, लेकिन वो एक स्टेपिंग स्टोन होना चाहिए आपके लिए। आगे आपके पास कई सारे टारगेट्स हो सकते हैं, जैसे मेरे पास अभी टारगेट है कि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अच्छी तरीके से ट्रेनिंग कंप्लीट करूं, एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करूं। तो ये सारे मेरे अब आगे के टारगेट्स हैं। तो मैं सफल नहीं कहूँगी अपने आप को, हाँ ज़रूर मैं इस सीढ़ी को पार करने में सफल हो पाई, लेकिन हाँ आगे कई सीढ़ियाँ हैं और काफ़ी आगे तक जैसे जाना है। एक स्टूडेंट के लिए हर एक स्टूडेंट की पूछना चाहूँगा कि जैसे चाहे लाइब्रेरी हो चाहे स्टडी रूम में, तो वहाँ पर क्या करते हैं वो टाइम टेबल तो बना लेते हैं कि 6 बजे उठना है, 7 बजे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, लेते हैं दीवार पे लगा भी लेते हैं, लेकिन फॉलो नहीं हो पाता है। तो उसको कंसिस्टेंस के साथ में कैसे फॉलो करें? देखिए, अगर आपने टाइम वाइज बनाया हुआ है कि इतने इतने टाइम तक मेरे को ये चीज़ें करनी है, तो आपको ये भी पता चलेगा कि वो दिन कंप्लीट जब हो रहा है तब आपने जो चीज़ें डिसाइड की थी पढ़ने की वो आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। आपको रात में पता चलेगा कि हाँ भाई मैं इतना पढ़ना चाह रहा था और इतनी चीज़ें आज बच गई हैं, और वो चीज़ आपको प्लानिंग के थ्रू पता चलेगी। और आपको जब पता रोज़ चल रही है तो वो चीज़ जो आपकी बच जा रही है ना, वो आपके लिए मोटिवेशन है कि यार नहीं, अगर मैं ये चीज़ अगले दिन भी आप जब वही शेड्यूल फॉलो करते हो तो आपको पता रहेगा कि नहीं यार, अगर मैंने आज 1 घंटा बैठ के टीवी देखा है तो वो रात के समय पे मुझको ध्यान आएगा कि मैंने ये मेरा पढ़ाई नहीं किया। तो यहाँ से आपको लगेगा कि नहीं भाई, टीवी के सामने से उठना है और जाके पढ़ाई करनी है। तो आप अगर अपने आप को प्लान कर रहे हैं अपनी चीज़ों को टाइम के हिसाब से, तो उसमें ये चीज़ कि टाइम के हिसाब से आपको कितनी चीज़ को पढ़ लेना है, ये चीज़ हो, ताकि आपको एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ ध्यान में आ जाए कि आपने इतनी चीज़ें बच गई हैं जो आपको आज करनी थी और ये चीज़ पाइल अप हो रही है। और आपको जब सिलेबस टाइम लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करना है, तो आपको जब चीज़ें बच रही हैं तो आप खुद ही अपने शेड्यूल में चेंज करेंगे और आप खुद उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि आपको वो चीज़ बचानी नहीं है। तो आप थोड़ा ये चीज़ ध्यान में रखें कि जब भी प्लान करें तो अपना कंटेंट जो पढ़ना है उसको उसके साथ, सिर्फ टाइमिंग ही नहीं, टाइम के साथ कंटेंट नहीं हुआ है, कुछ नंबर से रुक गए हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, यहाँ पे सिलेक्शन और जो भी पोस्ट मिल पा रही है उसमें डिफरेंस लोगों के पोटेंशियल में नहीं है। हाँ, उस टाइम पे उस एग्ज़ाम के लिए हम लोग हो सकता है कि कोई 3 मार्कर मैं बेहतर लिख पाई, कोई 5 मार्कर वो मुझसे बेहतर लिख कर आए हैं। हाँ, ये यहाँ पे पूरी बात सिर्फ लक की है। लक की वजह से हम लोग यहाँ पर है, लक की वजह से उन लोगों को एक और अटेम्प्ट आगे देना पड़ा। सारा कुछ लक पे है। तो आपके पोटेंशियल पे आप बिल्कुल शक नहीं करें, आपके पास पूरे पोटेंशियल्स हैं और वो पोटेंशियल्स ही हैं जो आपको क्वालिफाई कराएंगे। तो लक इस बार ज़रूर नहीं था, लेकिन आपका हार्डवर्क आपके साथ है, आपके पोटेंशियल्स आपके साथ हैं, आप सिलेक्ट ज़रूर होंगे। और बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए इस बात से कि इस बार सिलेक्शन नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। खास करके जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो रहेगा। इसमें सोर्सेज का भी बता दिया हमने कि मैम ने किस टाइप से, कौन से सोर्स से प्रिपरेशन किया है। तो आई होप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न है किसी भी प्रकार का, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, उसको हम अगले वीडियो में कवर कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।